हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम यूनिट 3 इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम इसके पहले वाले पार्ट्स में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। पहला उसमें था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और तीसरा अभी आज हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर allows end user to accomplish one or more specific non computer related task। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बताता है? एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब हम आप जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो एंड यूजर हो गया। टू accomplish वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, जो कंप्यूटर्स पे हम जो भी काम करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टास्क करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट राइट करना, कोई एक्सेल पे काम करना, या ये सब म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, ये सब कोई ना कोई टास्क हो गया, इसको हम टास्क बोलते हैं। तो कंप्यूटर पर जब भी हम कोई एक या एक से अधिक टास्क करते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। Typically, applications include industrial automations, business softwares, educational software, medical software, database and computer games। तो एप्लीकेशंस जो होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस, जो इंडस्ट्रियल में ऑटोमेशंस एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। उसमें जैसे कैड हो गया, जो अपने आप को उसकी वजह से हम कुछ भी डिज़ाइनिंग बनाते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल में मशीन कैसे डिज़ाइन होगी, उसके लिए ये ऑटोमेशंस यूज़ होता है। फिर बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हो गया, बिजनेस में जैसे टैली हो गया या कोई भी बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं डेटा एंट्री के लिए। फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो गया, फिर मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गया, मेडिकल क्षेत्र में जितने भी कितने पेशेंट आ रहे हैं, किनका कौन सा ट्रीटमेंट है डिपार्टमेंट वाइज, इसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसका डेटा रखने के लिए वो मेडिकल सॉफ्टवेयर्स में हो गया। डेटाबेस हो गया, डेटाबेस किसी का भी डेटाबेस हो गया, बैंक में बैंक का सारे कस्टमर्स का डेटाबेस हो गया, कॉलेज में कॉलेज का डेटाबेस है, स्टूडेंट का डेटाबेस हो गया, मेडिकल में मेडिकल का डेटाबेस हो गया। तो ये डेटाबेस एंड कंप्यूटर गेम्स, और कंप्यूटर्स गेम्स जो हैं कई तरीके के, वो उसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर MS ऑफिस। इसके एग्जांपल हैं जैसे MS ऑफिस सूट हो गया, स्काइप हो गया एंड वेब ब्राउज़र, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। वेब ब्राउज़र्स हो गया जैसे फायरफॉक्स, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम कुछ भी इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं। क्रोम हो गया, ये सब एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एग्जांपल याद रखिएगा क्योंकि वो एग्जांपल पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इन सब का नाम दे देगा और एक OS का नाम डाल देगा, तो वो आपको पहचानना है। Even the various apps we use nowadays in mobile phones may also be classified as application software। जो हम मोबाइल्स में कई सारे एप्लीकेशंस ऐप यूज़ करते हैं, वो सारे जैसे PDF रीडर ऐप यूज़ करते हैं मोस्टली, और एडोब का या किसी का भी, और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें ये डायग्राम हमें बताता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर्स, इसके एग्जांपल्स हो गए MS वर्ड हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, कोरल हो गया, वर्ड प्रोटेक्ट, एबी वर्ड, ये सब क्या है? वर्ड प्रोसेसर हैं जिस पे हम कुछ ना कुछ राइट कर सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसर, ये भी एप्लीकेशन है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हो गया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गया, ये सब सारे किसके पार्ट्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब डेटाबेस में MS एक्सेस का हो गया, MySQL हो गया, DBase हो गया, क्लीपर हो गया, फाइल मेकर हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फिर VLC मीडिया प्लेयर्स हो गया, पिकासा हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर्स हो गया, इंकस्केप हो गया, ये सब क्या है? ये भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आएंगे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें हम फोटो या इमेज या वीडियो MP3 ये सब का काम कर पाते हैं, उसी को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं।
फिर ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हो गया, GIMP हो गया, MS पेंट हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ब्लेंडर हो गया, ऑटोडेस्क माया हो गया। ये सब हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे जिसमें हम कोई ना कोई चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। फिर वेब ब्राउज़र हो गया, ये सबको पता है आप सब यूज़ करते हैं। क्रोम्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया। एक इसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे पहले विंडोज़ हम XP इंस्टॉल करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप इंस्टॉल हो जाता था विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद। अभी इस समय क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। तो अगर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वेब ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाता है विंडोज़ 10 या ये सब इंस्टॉल करने पे, तो वो आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अभी ये आता है। क्रोम हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ये, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, इनबिल्ड होता है उसके साथ। तो ये याद रखिएगा। Other types of application software include educational reference softwares and customers specific purpose। अगर कस्टमर्स को कोई स्पेसिफिक पर्पज़ का सॉफ्टवेयर चाहिए है तो वो अपना इंस्ट्रक्शंस देके उसको बनवा सकता है डेवलपर से। फिर ये अगला स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर, ये अगला डायग्राम जो आपकी बुक में, मैकमिलन की बुक में दिया हुआ है वो देखिए। उसमें वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, जब हमने पढ़ा, ग्राफिक्स हो गया, स्प्रेडशीट्स में हमारा क्या आ गया, हमारा एक्सेल आ गया, वर्ड ऑफिस आ गया, ये सब स्प्रेडशीट्स में करेंगे। फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, डेटाबेस हो गया, गेम्स हो गए, ये भी हमने देखा, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, असेंबलर्स, डिबगर, कंपाइलर्स, जिसमें फाइल मैनेजमेंट टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे हमें इंस्ट्रक्शंस को कहाँ कंपाइल करना है या इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रोसेस करना है, ये इसका काम होता है। फिर आगे देखते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स के कैटेगरीज कौन कौन से हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री बेसिक टाइप्स basic types of software, there are some other well-known forms of computer softwares like inventory management software। जो कंपनीज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में वो होता है कि जैसे कि कितना इनपुट आया इन्वेंट्री में, ऐसे सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल्स है, उसका लेखा जोखा रखता है कि कितना एंट्री हुआ, कितना आया, कितना रॉ मटेरियल्स आया, कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कितना प्रोसेसिंग में है, वो सब डेटा इसमें रखा जाता है। तो ये कहलाता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज में क्या प्रोग्राम्स, ERP, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कितना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कितना हमारा डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाया जाता है, जिसको SCM बोलते हैं। एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको CRM बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM। इस तरह का भी ERP प्रोग्राम से बनाया जाता है सॉफ्टवेयर्स। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का बनाए जाते हैं, कौन सी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड अदर्स, और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, और इसी तरह से अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आगे है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, वन बाय वन देखेंगे। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशंस इन ट्रैकिंग इट्स गुड्स एंड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ए क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। कितना क्वालिटी कैसी है उसकी, कितना क्वांटिटी में वो आया है गुड्स और मटेरियल्स, उसके ट्रैकिंग रखने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। वेयर हाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शंस इनकम्प्रेसेस द इंटरनल वेयर हाउस मूवमेंट एंड स्टोरेज। जो वेयर हाउस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूज होता है वो फॉलो क्या करता है, उसको पता क्या करना होता है कि इंटरनल वेयर हाउसेस में कितना मूवमेंट हुआ, कितना स्टोरेज हुआ, ये पता करने के लिए यूज होता है। फिर आगे है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलते हैं आल्सो नोन एज सर्विस रूटीन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको हम सर्विस रूटीन भी बोलते हैं क्योंकि डेली यूज होता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर्स, हार्डवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्या करता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, मैनेज करता है कंप्यूटर्स हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो अभी हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड ऑफिस हो गया,
एडोब रीडर हो गया, वीएलसी हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और कंप्यूटर पे हार्डवेयर जो सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस कीबोर्ड, ये हार्डवेयर, इनसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कराने के लिए जो हेल्प करता है उसी को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इट परफॉर्म्स ए स्मॉल रेंज ऑफ टास्क, ये छोटे छोटे टास्क देता है, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर्स हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, एंड वायरस स्कैनर्स आर सम ऑफ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि डिस्क डी फ्रेगमेंटर्स क्या होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर्स में जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है डिस्क फ्रेगमेंटर्स का, वो क्या करता है, जो भी आपकी डिस्क है, जैसे ये डिस्क है, तो इसमें डेटा हो सकता है आपका यहाँ इतने में सेव हो, फिर इतनी एम्प्टी स्पेस हो, फिर यहाँ पर स्पेस हो, सेव हो। जैसे मैं इसको मान लीजिए इसको कलर कर देता हूँ कि ये इतना जो है हमारा भरा हुआ है, आपका कंप्यूटर इतना यूज है, और इतना ये बीच में जो खाली बचा हुआ है वो देखिए, जैसे ये समझिए, एक मिनट, ये जितनी अब ये डिस्क है सपोज करिए, और इस डिस्क में आपके कंप्यूटर की सिर्फ मेमोरी है, ये जो ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, वो हमारी जो है उतनी बची हुई है। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं भरा हुआ है, यहाँ पर भी खाली है। तो डिस्क फ्रेगमेंटर्स में क्या होता है, ये इस डिस्क की खाली स्पेस को हटा देता है, ये इसको पूरा खाली कर देता है, मतलब ये चीज़ें से भर जाती हैं अगल बगल में, और ये हमारी मेमोरी बढ़ जाती है। इससे इस जो ब्लैंक है उसको हटा देता है, और सब दोनों को बीच में उसको एक साथ कर देता है, जितनी ब्लैंक खाली जगह है उसको एक साथ कर देता है, मेमोरी में बगल बगल में नहीं रखता है, वो सारी को एक साथ कर देता है, तो इससे हमारा स्पेस बढ़ जाता है। फिर आगे है सिस्टम यूटिलिटीज एंड, जैसे वायरस स्कैनर्स हो गया, जितने भी स्कैन एंटीवायरस होते हैं वो सारे इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। फिर डेटा बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं। आइडियल डेटा बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटीज बियॉन्ड सिंपल कॉपिंग ऑफ डेटा फाइल्स। जैसे हम सिंपल कॉपी और डेटा करते हैं फाइल्स का, उसके बियॉन्ड भी कई तरीके की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है डेटा बैकअप में। जैसे this software often supports users needs of specifying what is to be backed up and when। ये बताता है, जैसे ये सॉफ्टवेयर क्या सपोर्ट करता है, कौन क्या डेटा, सारा डेटा बैकअप नहीं करना, कौन सा डेटा क्रिटिकल है वो उसको बैकअप करना है और कब करना है। उसमें किसी को मैनुअल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मैनुअली नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक बैकअप उसमें टाइम और डेट के हिसाब से कितने समय पे करना है वो ऑलरेडी इंटर्ड कर दिया जाता है, और वो उतने ही समय पर बैकअप लेने लगता है। जैसे आपके मोबाइल में भी बैकअप होगा, आप उसमें बैकअप लगा देंगे, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, कितने बजे करना है, वो उसी हिसाब से बैकअप लेने लगता है। बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर प्रिजर्व्स द ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड अलाउ एन इजी रिट्राइवल ऑफ द बैकअप डेटा। ओरिजिनल फाइल वैसी ही रहेंगी, बस बैकअप डेटा जो है अलग में बन जाता है, जो कि हम जब भी नीड पड़ेगा तो हम उसे रिट्राइव कर लेते हैं। फिर है रिटेल सॉफ्टवेयर। रिटेल सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, जैसे अपना देखते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सोल्ड ऑफ द सेल्फ्स ऑफ रिटेल स्टोर्स। जो भी हमारे रिटेल स्टोर्स होती हैं उनमें जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, जैसे होटल में हो गया, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है मेंटेन करने के लिए डेटा, किस टेबल पे कितना कितना आइटम्स फूड का मंगाया गया है, उस हिसाब से वो डेटा को मेंटेन करता है, उस हिसाब से बिल जनरेट करता है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसिव पैकेजिंग डिज़ाइन टू कैच द आइज ऑफ शॉपकीपर्स। और शॉपकीपर्स जैसे मॉल्स में यूज़ होते हैं, वो शॉपकीपर्स का एक तरीके की आंखें हैं जो मॉनिटर करता है कौन कौन सा पैकेजिंग डिज़ाइन कौन कौन सा, एंड सच एज इज़ जनरली मोर एक्सपेंसिव। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये फॉलोअप करने के लिए होता है, कितना डेटा आया कितना गया, कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं कौन सी कम बिक रही हैं, उस हिसाब से उसको मॉनिटर करता है। एंड एडवांटेज ऑफ रिटेल सॉफ्टवेयर इज दैट इट कम्स विद प्रिंटेड मैनुअल्स एंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस। ये
ये कैसे आता है, इसमें मैनुअल्स प्रिंटेड होते हैं और इंस्ट्रक्शंस बताए रहते हैं। हाउएवर when hard copy manuals and instructions are not required, a downloadable version from the internet will be less expensive if available। तो इसमें क्या होता है कि however hard copy manuals and instructions are not required, hard copy manual या instructions required नहीं होते हैं, soft copy भी चल जाती है इसमें, and a downloadable version from the internet will be less expensive। और जो हम डाउनलोडेबल जो फाइल्स होती हैं वो अगर हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं तो वो लेस एक्सपेंसिव होती है, कम खर्चीली, कम महंगी होती है, और नहीं तो वो ज़्यादा महंगी होती है इस तरह की, क्योंकि एक्सपेंसिव डिज़ाइन होती है। फिर OEM सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। जो कोई भी सॉफ्टवेयर है जो उसको बना रहा है उसी को हम OEM बोलेंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब देखते हैं ये क्या होता है। एंड रिफर्स टू सॉफ्टवेयर सोल्ड इन बल्क टू रीसेलर्स। ये हम इसमें ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को बल्क में सेंड करते हैं टू रीसेलर्स, जो ऐसे व्यक्ति को जो दोबारा उसको सेल करेगा। डिजाइन टू बी बंडल्ड विथ हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के साथ बंडल्स में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट हैज़ कॉन्ट्रैक्ट विथ वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग डेल कंप्यूटर्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेल कंप्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसमें बल्क में ऑर्डर्स होते हैं उसको। तोशिबा, एसर्स एंड अदर, तोशिबा ने एसर्स के साथ कर रखा है। ये कंपनियां क्या है, अपना कंप्यूटर बना रही हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रही हैं। जब भी वो आपको कंप्यूटर्स मिलेगा तो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड रहेगा, तो उन्होंने उसके साथ ओरिजिनल मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है, डेल है, लेकिन टाइप माइक्रोसॉफ्ट ने इससे कर रखा है तो वो उसके अपने साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट सेल इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज OEM सॉफ्टवेयर एट ए रिड्यूस्ड प्राइस। और बल्क में देता है तो प्राइजेस उसकी कम होती है, माइनस रिटेल पैकेजिंग, उसमें रिटेल पैकेजिंग हटा दी जाती है, मैनुअल्स एंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस ये सारे रिड्यूस हो जाते हैं। रीसेलर्स, अब जो भी शॉपकीपर्स उस डेल का कंप्यूटर्स खरीद के लाएगा और बेचेगा आप सबको, वो क्या करेगा, रीसेलर्स इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर सिस्टम्स आर सोल्ड एंड द OEM CD इज सप्लाइड टू द बायर। और OEM CD, जो भी OEM ने CD दी होगी, देखा होगा आपने जब नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम की CD आपको साथ में मिलती है, वो देने से पहले ही रीसेलर्स क्या करेगा, आपको इंस्टॉल करके देगा। द मैनुअल कंसिस्ट ऑफ द हेल्प मेनू बिल्ड इनटू द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। और सॉफ्टवेयर में हेल्प बटन, हेल्प मैनुअल्स ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। फिर आगे देखते हैं शेयरवेयर क्या होता है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट। ये सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लाइसेंस डिफर बट कॉमनली द यूजर इज अलाउड टू ट्राई द प्रोग्राम फॉर फ्री। लाइसेंस इसके अलग अलग होते हैं लेकिन इसको यूजर फ्री में यूज कर सकता है फॉर ए पीरियड स्टिपुलेटेड इन द लाइसेंस, जितने दिन के लिए उस लाइसेंस में लिखा होगा, यूजुअली 30 डेज। कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो 30 डेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये लाइसेंस मांगता है। एट द एंड ऑफ द ट्रायल पीरियड द सॉफ्टवेयर मस्ट बी परचेज और अनइंस्टॉल। 30 दिन के बाद या तो सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना होगा या तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर चलेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है क्रिपल वेयर सॉफ्टवेयर। ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, देखते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू शेयरवेयर, बिल्कुल शेयरवेयर की तरह होते हैं, एक्सेप्ट दैट की फीचर्स विल सीज टू वर्क आफ्टर द ट्रायल पीरियड हैज एंडेड। इसमें इन दोनों में ये डिफरेंट क्या है कि जो ट्रायल पीरियड, जैसे फर्स्ट वाले में शेयरवेयर ने 30 डेज का ट्रायल पीरियड दिया था, उसके बाद भी कुछ केसेस में यूज़ होता होगा, लेकिन इस वाले केसेस में क्या होगा, क्रिपल वेयर में ट्रायल पीरियड के बाद वो अपने आप ओपन ही नहीं होगा, उसको आपको फोर्सफुली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल द सेव फंक्शन, द प्रिंट फंक्शन और सम अदर वाइटल फीचर्स नेसेसरी टू यूज द प्रोग्राम इफेक्टिवली मे बिकम अनयूजेबल। ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे प्रिंट करने का, सेव करने का, इस तरह के जो नेसेसरी जो ऑप्शंस हो गए वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, मतलब अनयूजेबल हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, आप उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। दिस क्रिपल्स द प्रोग्राम्स, इससे क्या होता है, प्रोग्राम्स क्रिपल्स हो जाता है। ए परचेज इज नेसेसरी टू अनब्लॉक द क्रिपल्ड फीचर्स। इसलिए जो डिसेबल्ड फीचर्स होते हैं उनको अनलॉक करने के लिए आपको उसको परचेज करना ही पड़ेगा।
फिर आगे देखते हैं डेमो सॉफ्टवेयर। डेमो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए डेमो सॉफ्टवेयर इज नॉट इंटेंडेड टू बी ए फुल्ली फंक्शनल प्रोग्राम्स थ्रू इट मे बी अलाउ पार्शियल फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको लेना है उसका अगर डेमो वर्जन आप डाउनलोड करेंगे तो सारे फीचर्स उसमें नहीं रहेंगे, केवल लिमिटेड फीचर्स रहेंगे जिसको आप चेक करके उसके हिसाब से आप खरीद पाएंगे उसको। It is mainly designed to demonstrate what a purchased person is capable of doing and often works more like an automated tutorial। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वर्जन जो आप परचेज करेंगे वो कैसे वर्क करेगा। If a person want to use the program, they must buy a fully functioning version। इसलिए आपको जब भी आपको उसको यूज़ करना होता है तो आपको फुल्ली फंक्शनिंग वर्जन खरीदना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज सपोर्टेड बाय एडवर्टाइजमेंट बिल्ड इनटू द प्रोग्राम इटसेल्फ। इसमें इस सॉफ्टवेयर में एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट रहेगा जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है। सम एडवेयर रिक्वायर्स ए लाइव इंटरनेट फीड एंड यूज कांस्टेंट बैंडविड्थ टू अपलोड ए न्यू एडवर्टाइजमेंट। जैसे अभी आपने देखा होगा मोबाइल पे कई सारे हम एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, वो उसमें एडवेयर प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। द यूजर मस्ट व्यू दीज एड्स इन द इंटरफेसेस ऑफ द प्रोग्राम्स, और हमें उसको देखना पड़ता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, MX प्लेयर। अगर MX प्लेयर पे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो बीच बीच में उसमें एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। कई सारे हैं ऐसे एप्लीकेशंस। फिर डिसेबलिंग द एड्स इज अगेंस्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। एडवेयर इज नॉट पर्टिकुलरली पॉपुलर। ये ज़्यादातर पॉपुलर नहीं है, लेकिन अभी कई सारे एप्लीकेशंस ऐसा दे रहे हैं। फिर आगे देखते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स ए यूजर टू ऑब्टेन covert information about another computer activities by transmitting data covertly from their hard drive or activities। ये स्पाईवेयर जैसे नाम से ही पता है जासूसी करना। वो क्या करता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स दूसरे के कंप्यूटर्स में जब अनदर कंप्यूटर्स की एक्टिविटीज़ को ट्रांसमिटिंग डेटा, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम देयर हार्ड ड्राइव और एक्टिविटीज से, उसको ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं या कोवर्ट इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मल्टीमीडिया प्लेयर्स माइट प्रोफाइल व्हाट म्यूजिक एंड वीडियो फाइल्स द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अपॉन द प्ले। तो इससे ये पता चलता है जैसे कि मल्टीमीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर्स में कौन सा आपने वीडियो या सॉफ्टवेयर कौन सी म्यूजिक आपने प्ले की थी वो उनको ईजिली पता चल सकता है। फिर स्पाईवेयर इज मोस्टली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। स्पाईवेयर चार टाइप्स में बांटा गया है, जैसे एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर्स, ट्रैकिंग कुकीज एंड ट्रोजन्स। ये 4 टाइप है। ये याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पाईवेयर्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 एडवेयर, फिर सिस्टम मॉनिटर, फिर ट्रैकिंग कुकीज एंड ट्रोजन्स। देखते हैं आगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाईवेयर इज वेरी अनपॉपुलर एंड मेनी प्रोग्राम्स दैट यूज स्पाईवेयर प्रोटोकॉल्स वर फोर्स्ड टू डिस्क्लोज दिस टू यूज़र एंड अदर मीन्स टू टर्न ऑफ रिपोर्टिंग फंक्शनलिटीज। ये कम पॉपुलर है क्योंकि इनको जब भी इंस्टॉल करना होता है तो यूज़र्स को इनको शो करना होता है कि हम आपका ये क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्क्लोज करना होता है यूज़र्स को, अदरवाइज इस पर बैन लग जाता है, इसलिए ये कम पॉपुलर है। फिर एक है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के होते हैं। फ्रीवेयर इज ऑल्सो डाउनलोडेबल ऑफ द इंटरनेट एंड फ्री ऑफ चार्जेस। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ चार्जेस यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रीवेयर में आते हैं। ऑफन फ्रीवेयर इज ओनली फ्री फॉर पर्सनल यूज़। ये पर्सनल यूज़ के लिए ही होते हैं। वाइल कमर्शियल यूज़ रिक्वायर ए पेड लाइसेंस। अगर आपको कमर्शियल या बिजनेस पर्पज़ के लिए चाहिए तो उसका हमें पेड वर्जन खरीदना पड़ता है। फ्रीवेयर डज नॉट कंटेन स्पाईवेयर और एडवेयर। फ्रीवेयर में स्पाईवेयर या एडवेयर नहीं होता है। एज यूज्ड हियर द टर्म फ्री इज मीन टू सिग्निफाई फ्रीडम टू वर्क विद ओपन सोर्स कोड। तो इस फ्री का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जैसे फ्री नाम इसके आगे जुड़ा है फ्रीवेयर, इसका मतलब होता है कि फ्रीडम टू वर्क, आप इसके साथ काम करने के लिए फ्री हैं,
आपको फ्रीडम दी गई है विथ ओपन सोर्स कोड, जिसमें आपको सोर्स कोड भी दिया गया है। सोर्स कोड क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। एंड डज नॉट इक्वेट टू विदाउट कॉस्ट, इसमें कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देनी है। ऑल फ्री सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स, जितने भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल फ्री सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स, जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन सोर्स होंगे, लेकिन बट नॉट ऑल ओपन सोर्स आर फ्री, लेकिन जितने भी ओपन सोर्स कोड हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो फ्री नहीं होंगे। Since there are numerous other sets of licensing and distributing rules for open source code, क्योंकि open source code के लिए कई सारे तरीके के लाइसेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रूल की जरूरत पड़ती है। इसलिए ओपन सोर्स कोड क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके कोड आप एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं को ओपन सोर्स कोड बोलते हैं। आगे देखते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। This is a free software, but unlike freeware, public domain software does not have a specific copyright owner or license restrictions. जैसे कि अभी हमने देखा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, उसी तरह से पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन इसमें कॉपीराइट ऑनर और लाइसेंस रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होता है। इट इज़ द ओनली सॉफ्टवेयर दैट कैन बी लीगली मॉडिफाइड बाय द यूजर फॉर हिज और ऑन पर्पज। अगर आपके पास ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स हैं तो उसके सोर्स कोड में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उस केस में आप पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। फिर आगे देखते हैं जीपीएल क्या होता है। जनरल पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। द जनरल पब्लिक लाइसेंस और जीपीएल इज अ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लाइसेंस फॉर्मुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर foundations on organizations dedicated to promoting computers user right to use, study, copy, modify and restricted redistribute computers programs। ये ऐसे जनरल पर्पस पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें कॉपीराइट लाइसेंस फॉर्मुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसको फ्रीली प्रोवाइड करती हैं। किस चीज़ के लिए, कंप्यूटर्स यूजर्स को राइट टू यूज़, इसको यूज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए, कॉपी या मॉडिफाई करने के लिए, या रीडिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इसमें किसी भी तरीके का चेंज करने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम जनरल पब्लिक लाइसेंस रखा गया है। द GPL requires that for compliance with its terms user must be enabled to have the following 4 freedoms। इसको यूज़ करने के लिए जो है यूजर्स के पास 4 तरीके के फ्रीडम्स हैं, वो देखते हैं क्या है। विथ रिगार्ड टू कवर्ड सोर्स कोड, सोर्स कोड के रिगार्डिंग इसमें क्या है। द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम्स, पूरी तरीके से आज़ादी है इसको रन करने के लिए। फॉर एनी पर्पज, किसी भी उद्देश्य के हिसाब से। द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, आप इसको में स्टडी कर सकते हैं, आप इसको पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। टू बी एबल टू अडॉप्ट टू देयर नीड्स, अपने ज़रूरत के हिसाब से। एंड देयरफॉर एक्सेस द सोर्स कोड, और आप इसके सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसको जो प्रोग्रामिंग कोडिंग जिस लैंग्वेज में की गई होती है उसी को सोर्स कोड कहते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, और फ्रीडम है आप उसकी कॉपीज़ को दूसरे में, तीसरे में बांट सकते हैं। फिर अगला है द फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आपको कोई मॉडिफिकेशन से लगा कि इसको ऐसा कर देंगे तो इसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी या कुछ नया फीचर्स आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं। एंड रिलीज द इम्प्रूवमेंट टू द पब्लिक, और आप इसको रिलीज भी कर सकते हैं पब्लिकली, सो दैट द होल कम्युनिटी बेनिफिट्स, इसलिए ताकि सारे समाज को इससे बेनिफिट हो। अगेन एक्सेस टू द सोर्स कोड इज प्री कंडीशंस, और दोबारा इसको एक्सेस करने के लिए कोड को प्री कंडीशंस से, इसकी कुछ कंडीशंस पहले से रहती हैं। Under the terms of the GPL, the software licensor agrees that license can be, इसको लेते समय जो लाइसेंसर होता है, जो भी लेगा इसको लाइसेंसी, वो एग्री करता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द कवर्ड सॉफ्टवेयर एंड कैन चार्ज फॉर द सर्विस बट नॉट फॉर द कोड इटसेल्फ। डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द कवर्ड सॉफ्टवेयर, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सॉफ्टवेयर की कॉपीज, उसमें क्या होगा, एंड कैन चार्ज फॉर द सर्विस, सर्विस के लिए चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट फॉर द कोड इटसेल्फ, लेकिन कोड के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर आगे है रिसीव द सोर्स कोड फॉर द कवर्ड सॉफ्टवेयर और कैन गेट एक्सेस टू इट इफ द लाइसेंस डिजायर्स। रिसीव कर सकते हैं हम सोर्स कोड को फॉर द कवर्ड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर था उसके लिए, और कैन गेट एक्सेस, या हम एक्सेस ले सकते हैं इफ द लाइसेंस डिजायर्ड, या जब उसे हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी उस केस में।
फिर चेंज और मॉडिफाई द सोर्स कोड एज द लाइसेंस डिजायर। अगर हम लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके कुछ चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं उस सोर्स कोड में। फिर आगे है यूज पीस ऑफ द कोड इन न्यू फ्री प्रोग्राम्स, और उस कोड का कोई भी पार्ट या कोई भी ऐसा लॉजिक आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं नए प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। फिर आगे देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जो भी हमने पढ़ा था वो होता है, देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको हम OSS के नाम से जानते हैं, इज सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ इट्स सोर्स कोड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज मॉडिफिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस विथ इट्स ओरिजिनल राइट्स। अब ये एक ऐसे तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके हम सोर्स कोड में जो प्रोग्रामिंग कोड किया गया है, कोडिंग की गई है, वो अवेलेबल होता है यूज़ के लिए। मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज़, इस यूज़ के लिए होता है, उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी दे सकते हैं विद ओरिजिनल राइट्स। उसके पास वो सारे अधिकार होंगे जो मेरे पास होंगे। फिर आगे है ए पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम्स वॉट एवर इट्स फंक्शंस और पर्पज एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स नोन एज सोर्स कोड एंड मशीन लैंग्वेज। जो भी कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स में सोर्स कोड के एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स नोन एज सोर्स कोड, जो भी सोर्स कोड में फंक्शंस अवेलेबल होंगे एंड मशीन लैंग्वेज में वो सारे फंक्शंस इसमें एग्जिस्ट करेंगे। द सोर्स कोड इज द कंप्यूटर प्रोग्राम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इन ओरिजिनल्स मोर ह्यूमन रीडेबल। जो भी कोडिंग होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो, सॉफ्टवेयर इन ओरिजिनल फॉर्म में हो, फॉर एज रिटन बाई वन आर मोर प्रोग्राम्स, जो एक प्रोग्रामर्स या कई प्रोग्रामर्स मिलकर लिखते हो, वो सारे सोर्स कोड में आते हैं। इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली, बट मोस्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है, उसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर के थ्रू। कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, तब उसको अंडरस्टैंड कर पाता है बाय कंपाइलर्स के थ्रू या असेंबलर्स के थ्रू एंड इंटरप्रेटर के थ्रू। अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या और कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू। समटाइम कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो फाइल उससे बनेगी वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनेगी। दिस इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर्स, ये जो है कंप्यूटर्स की जो नेटिव लैंग्वेज है, बेसिक भाषा इसी की वही है। इन ऑर्डर फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द कंप्यूटर एज बाइनरी कोडेड मशीन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को समझने के लिए कौन सी भाषा चाहिए होती है, बाइनरी कोडेड फॉर्म में चाहिए होती है, तभी वो उसके इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है। इन मोस्ट केसेस आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर CPU और फैमिली ऑफ कर्नल। इस सभी तरह के कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स के जो फैमिली प्रोसेसर होते हैं सभी में मशीन लैंग्वेज ही, मशीन इंस्ट्रक्शंस ही रीड किए जाते हैं। फिर आगे है ऑल्दो इट इज एन इम्परफेक्ट प्रोसेस मशीन लैंग्वेज कैन बी मोस्ट केस बी कन्वर्टेड बैक टू ए फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। फिर जब भी कोई आउटपुट देना होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस मशीन कोड का फॉर्म को अगेन सोर्स कोड में बदल देगा बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज डीकम्पाइलर, जिसे हम डीकम्पाइलर्स के नाम से जानते हैं। उसी फॉर्म में वो चेंज कर देगा और वो आपको तभी सोर्स कोड में चेंज करके आपको आउटपुट मिलेगा। सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या होते हैं, अब हमें लाइसेंस भी लेना होता है जब सॉफ्टवेयर बन जाता है। सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड टू बी ए लिटरेरी वर्क सिमिलर टू ए बुक राइटिंग। ये सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, जैसे हम कोई भी लिटरेरी वर्क कोई भी काम करते हैं उसी तरीके से हम जब भी बुक राइटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी हम राइट करते हैं। एज सच द कॉपीराइट होल्डर हैज़ ए बंडल ऑफ राइट्स, जो जिसने उसको लिखा है बुक को वो कॉपीराइट होल्डर होता है, तो उसी तरीके से उसके पास सारे राइट्स होते हैं। दैट अप्लाई टू रिटन कॉपीराइटेड वर्क, जो अप्लाई होते हैं, जो काम उसने किया, जो भी वर्ड्स उसने राइट किए हैं उस पर उसका कॉपीराइट होता है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, अगर चुराएगा तो उसको उस पर केस हो जाता है। फिर इंक्लूडिंग द राइट्स टू रिप्रोड्यूस कॉपीज ऑफ द वर्क, उसके पास ये भी राइट्स होता है कि वो दोबारा से उसकी कई सारी कॉपीज लिख सकता है। द राइट टू अडॉप्ट द वर्क बाय क्रिएटिंग डेरिवेटिव वर्क, उससे वो दूसरे वर्क भी डेराइव कर सकता है। एंड द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, और कई सारी उसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऑफ द वर्क बाय सेल और लीज, या तो उसे बेच सकता है या उसे लीज पर दे सकता है। The copyright holders can exercise these rights or allow others to do through licensing। अब जो उसका कॉपीराइट ले लेगा उसको कुछ पेमेंट करेगा, उसके बाद उसके पास भी वही अधिकार आ जाते हैं, वही राइट्स आ जाते हैं, वो भी क्या कर सकता है लाइसेंस के थ्रू उसको
सेम अधिकार को वो किसी और को यूज़ कर सकता है, मतलब वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कॉपीज बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। इन एडिशन लाइसेंसिंग अलाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स राइट holders to retain rights to determine whether and how many copies of the particular computer program may be made, some things more difficult to control without a license। ठीक उसी तरीके से सॉफ्टवेयर का लाइसेंसिंग लेते हैं जिसमें हम सेम राइट्स मिल जाते हैं, जो कि हम उसमें कई सारी कॉपीज बना सकते हैं, उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स को को मॉडिफाई कर सकते हैं, और समथिंग मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल विदाउट, जिसको हम विदाउट लाइसेंसिंग के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। Since use of the software invariably involves the making of copies of it in some form or another, software is most often licensed rather than sold outright। क्योंकि हाँ सॉफ्टवेयर में हम इजीली उसको कई सारी उसकी कॉपीज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लाइसेंसिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। Licensing gives the software provider more control over what happens to its products when provided to customers। लाइसेंसिंग गिव्स द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स मोर कंट्रोल। लाइसेंसिंग से जो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कर रहा है उसको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे क्या व्हाट हैपन्स टू इट्स प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, व्हेन प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, जब कस्टमर्स को देता है क्या उसके साथ वो कर रहा है, वो सारा उसको उसे मॉनिटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज यूजुअली कॉपीबल इनटू मल्टीपल एग्जैक्ट डुप्लीकेट वर्जन, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम इजीली कॉपी कर सकते हैं डुप्लीकेट वर्जन्स में। एक प्रोवाइडर में वांट टू चार्ज डिफरेंट फीस डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल यूज द पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। तो उसका जो डेवलपर है जिसने उसको कोड्स को बनाया है उसका तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने एक बार बनाया, उसके कई सारी कॉपीज ऐसे ही इलीगली यूज हो रही हैं। तो इससे उसको लाइसेंसिंग से उसको पता चलता है कि कितने जगह पे यूज हो रहा है। लाइसेंसिंग रेगुलेट्स दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर मार्केट प्लेस बाई अथराइजिंग हाउ मेनी यूजर्स आर लाइसेंस इन ए पर्टिकुलर केस। उस लाइसेंस से उसको पता चल जाएगा कि इस लाइसेंस पे कितने सारे यूजर्स कैन यूज कर सकते हैं। फिर लाइसेंस may also be used to regulate access to the source code and the machine language of the program। इससे क्या होगा, लाइसेंसिंग से रेगुलेट करता है एक्सेस टू सोर्स कोड, हम सोर्स कोड को भी रेगुलेट कर सकते हैं एंड मशीन लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्राम्स को भी रेगुलेट कर सकते हैं। Customers may be licensed to use the machine language that is run the programs but may not be licensed to have any access to the source code। तो हम क्या करते हैं, जो सोर्स कोड जो डेवलपर होता है वो सोर्स कोड का लाइसेंस नहीं देता है, वो केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल का रन फाइल जो होती है हमारी, जो मशीन लैंग्वेज में चेंज हुई होती है, केवल उसी का लाइसेंस देता है। Whether it is possible to view it directly on a computer screen or to develop it by to decompilations। तो whether it is possible, जिसका पॉसिबल नहीं होता है डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे सी करना, देख पाना, और टू डेवलप इट बाय डीकम्पाइलेशन, डीकम्पाइल करके उसको रन फाइल से डीकम्पाइल करके सोर्स कोड को पाना पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों इसी के साथ ये फिर अगला टॉपिक आएगा हमारा सॉफ्टवेयर एस्क्रो एग्रीमेंट, वो हम पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आपको पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स में तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए होगी टेलीग्राम पे, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए होगी आपको शेयर कर दी।